हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल, क्या चल रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई? सुपर्ब। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप 16, ऑक्सीजन फैमिली, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड्स, एनएमएलएस बिहेवियर, सब यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि आपके ग्रुप 16 एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है, दैट इज डाई ऑक्सीजन। यानी अब हम लोग यहां पर डाई ऑक्सीजन मतलब O2 की प्रिपरेशन देखेंगे, देन इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे। वही पैटर्न जो हम लोगों ने ग्रुप 15 में फॉलो किया था, वही का वही पैटर्न हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फॉलो करेंगे। गाइज एक बात और बता दूं, मैं इसी वीडियो में लेंथ देखूंगा और लेंथ के बाद मैं यहां पर डिसाइड करूंगा कि क्या मैं ऑक्साइड्स भी यहां पढ़ा सकता हूं। वैसे तो अगर कोशिश करूंगा तो हम लोग यहीं पढ़ लेंगे, जैसे पिछला वाला वीडियो 1 घंटे का बन गया था, तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की, क्योंकि हम लोगों को फिर रिवीजन पर भी जाना है। तो चलिए डाई ऑक्सीजन की बात शुरू करते हैं। डाई ऑक्सीजन के बारे में प्रिस्टली एंड शील, ये दो साइंटिस्ट थे, प्रिस्टली एंड शील। इन दो लोगों ने क्या किया था, वेरियस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हीट करके ऑक्सीजन को निकाला था फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रिस्टली एंड शील obtained oxygen, या we can say obtained dioxygen by heating, obtained dioxygen by heating various ऑक्साइड्स बोल देते हैं, या वेरियस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वेरियस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी जो भी इनके पास में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे उनको ये लोग क्या करते थे, हीट करते थे और उससे ऑक्सीजन निकालते थे। अब क्योंकि ये पुराने जमाने की बात है, इन्हें तो पता होगा नहीं कि ऑक्सीजन निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इनके पास में सिल्वर ऑक्साइड होगा, इन्होंने सिल्वर ऑक्साइड को हीट करा तो इनको सिल्वर नाम का मेटल तो सॉलिड फॉर्म में अलग निकलता हुआ दिख रहा था, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा होगा, ऑक्सीजन गैस। तो प्रिस्टली और शील को मालूम कैसे पड़ा होगा कि ये ऑक्सीजन नामक गैस निकल रही है, या इनको तो मालूम ही नहीं था कि इस गैस को ऑक्सीजन बोलते हैं, उनको तो एक गैस निकलती हुई दिखी। तो ये गैस निकल रही है, ये इनको कैसे पता लगा? तो हम लोग सब जानते हैं दैट ऑक्सीजन कैन इंड्यूस फायर। मतलब अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि अगर आपके पास में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो आग लग सकती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी है तो आग बुझ जाएगी। मतलब आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करते थे, इस ऑक्सीजन गैस को एक पाइप के थ्रू एक ऐसे चेंबर में डालते थे जहां पर आग लगाई जा रही हो। तो जैसे ये गैस वहां जाती थी और वो आग लगाकर देखते थे, आग लगने लग जाती थी। इसीलिए शुरुआत में शील ने इस गैस को, इसीलिए उस समय शील ने इस गैस को नाम दिया, नेम्ड दिस गैस एस फायर एयर। मतलब उन्होंने भाई कुछ स्पेसिफिक नाम तो देना था, तो उन लोगों ने क्या करा, उसने क्या करा, इस गैस को क्या नाम दे दिया, फायर एयर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, फायर एयर, ऐसी एयर जो आग लगा दे। दूसरी उसने एक बात सोची कि यार ये वही गैस है जो इंसान भी इनहेल करता है, क्योंकि तब तक साइंटिस्ट को ये शायद मालूम पड़ गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में कहीं नहीं दिया होता, लेकिन उस समय तक साइंटिस्ट लोगों को ये भी पता चल गया था कि ये गैस जो आग लगाने का काम कर रही है, शायद यही गैस हम लोग इनहेल करते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में होती है और यही हम लोग ब्रीथ भी करते हैं। इसीलिए उन्होंने इसको एक नाम और दे दिया, दैट इज वाइटल एयर, यानी वो एयर जो हमारे लिए वाइटल हो। या शायद शील का हो सकता है कि ये वाइटल से ये रिलेशन ना हो, उन्होंने वाइटल आग लगाने को बोला कि आग लगाने के लिए जो एयर वाइटल हो, जरूरी हो, इंपॉर्टेंट हो, वो तो क्या ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि आपको मजा आए कि हाँ यार डाई ऑक्सीजन, सबसे पहले प्रिस्टली एंड शील नाम के दो साइंटिस्ट लोगों ने वेरियस अलग अलग प्रकार के जो डाई ऑक्सीजन कंपाउंड्स थे, है ना,
वेरियस टाइप के जो डाई ऑक्सीजन कंटेनिंग या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड थे उनको हीट करते थे। मेटल तो अलग ही निकलता हुआ दिख जाता था, ऑक्सीजन गैस को एक चेंबर से आग वाले सेक्शन में पहुंचाते थे, उससे आग और भड़क जाए या आग जल जाए तो उनने उसको नाम दे दिया फायर एयर। लेकिन बाद में हमारे अंकल लेवॉइसर, हम लोग इन सब के बारे में जानते हैं, लेवॉइसर अंकल, हम लोग इनसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फेमिलियर है। लेवॉइसर वही जो आपने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अलग अलग लॉस पढ़े होंगे, एंटोनी लेवॉइसर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उस समय जो लॉस पढ़े थे ये वही लेवॉइसर है। लेवॉइसर ने अलग अलग एलिमेंट्स पे काम किया था और उन्होंने इस ऑक्सीजन नाम के एलिमेंट पे भी काम किया था और फाइनली उन्होंने इस गैस को नाम दिया। एंड फाइनली लेवॉइसर नेम्ड दिस गैस और वी कैन से एलिमेंट, भाई एलिमेंट है ना, दिस गैस और एलिमेंट एज ऑक्सीजन बिकॉज इट फाउंड to be an important part, found to be an important part of acids। ये एसिड्स के अंदर पाया जाने वाला, ये एसिड के अंदर पाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे HNO3, H2SO4 है ना। तो ये एसिड्स के अंदर HNO3, H2SO4 इस प्रकार के जो एसिड है, आपका H2CO3, H3PO4, यानी जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द एसिड्स उस समय नोन थे। खैर अब तो ये ट्रेंड चेंज हो गया, अब तो आपके पास में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एसिड हो गए, लुईस एसिड आ गए आपके पास में ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड आ गए, अलग अलग आरेनियस एसिड आ गए जो H+ छोड़े। लेकिन एसिड के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द एसिड्स के अंदर ऑक्सीजन एक इंटीग्रेटेड पार्ट था और ये एसिड बनाने में मदद भी करता है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ऑक्सीजन, वेयर ऑक्सस मीन्स एसिड एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन बोल लो या फॉर्मिंग बोल लो। तो बेसिकली ऑक्सीजन इज अ गैस विच इज एसिड फॉर्मिंग, इसलिए ऑक्सस जेनेसिस मिलाकर क्या हो गया, ऑक्सीजन विच इज एसिड फॉर्मिंग। तो ये आपके ऑक्सीजन का एक छोटूचा इंट्रोडक्शन है। ठीक, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसकी छपाई कर लो, छापू। चलो अब इतनी छपंती के बाद लेट्स मूवंती फर्दर और बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन की। प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन की, वैसे तो हमारे पास में 21% एटमॉस्फेयर में डाइऑक्सीजन ही घूम रही है, वी ऑल नो एटमॉस्फेयर में 21% होता ही है। लेकिन अगर हम इसके कुछ प्रिपरेशंस की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन की बात करें, तो गाइस सबसे पहला प्रिपरेशन हम लोग इसका देखेंगे लेबोरेटरी लेवल पर, एट लेबोरेटरी लेवल, यानी कि छोटे लेवल पर। अगर आपको ऑक्सीजन बनाने को बोल दिया जाए तो आप छोटे लेवल पर इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपके पास में क्रोमेट सॉल्ट्स अगर हो, KClO3, तो जब आप इस क्लोरेट को आप हीट करेंगे तो यहां पर आपको 2KCl अलग होता हुआ दिखाई देगा और ये जो ऑक्सीजन है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको यहां से बाहर होता हुआ दिखाई देगा। और अगर आपको याद हो तो ये केमिकल रिएक्शन अपन सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स दोनों पढ़ के आए थे। ये केमिकल रिएक्शन को अगर आप सिंपल हीट करोगे तो ये बहुत टाइम लगाएगी, इसलिए आप इसमें एज ए कैटलिस्ट मैग्नीज ऑक्साइड को ले लेते हो एज ए कैटलिस्ट ताकि इसका रेट बढ़ जाए। अच्छा, इसके अलावा लेबोरेटरी लेवल पर जैसे आपके पास में ये क्लोरेट वगैरह आ गए, इसके अलावा आप नाइट्रेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में 2 मोल्स ऑफ NaNO3 या 2 मोल्स ऑफ KNO3 है, तो अगर आप इन्हें भी हीट करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ NaNO2, यानी NaNO3 काय में बदल जाएगा NaNO2 में और KNO3 काय में बदल जाएगा KNO2 में, और यहां से एक एक ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 2, इसलिए आपको यहां से
ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती हुई दिखेगी। उसके अलावा अगर आपके पास में पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4, अगर आपके पास में KMnO4 है तो आप इसके भी 2 मोल्स ले लीजिए। देखिए इसका ब्रेकडाउन कितना इजी है, K2MnO4, KMnO4 के आप पहले 2 मोल्स ले लो और इसको KMnO4 में यहाँ पे 2 लगा दो, मतलब ये जो 2 पोटेशियम थे ये यहां आ गए। अब क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल सबके 2 मोल्स थे, मैग्नीज के भी 2 मोल होंगे देखो, लेकिन यहाँ तो एक ही मैग्नीज यूज हुआ तो एक मैग्नीज यहां आ जाएगा। यहां पर आपने ऑक्सीजन कितने कंज्यूम करे, 4, यहां कितने थे 8, तो 2 ऑक्सीजन यहां लगा दो तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए, 2 ऑक्सीजन आपकी गैस बन के बाहर हो जाएंगे। सो सिंपल। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग कंपाउंड, जैसे आप लोग पर मैग्नेट्स, पोटेशियम पर मैग्नेट, नाइट्रेट्स, क्लोरेट्स जैसे कई सब्सटेंसेस का आप लोग यहां पर इस्तेमाल करके पोटेशियम क्लोरेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ऐसी चीजों का आप इस्तेमाल करके बड़े आराम से लेबोरेटरी लेवल पर डाई ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड जो आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकती है दैट इज फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स, दैट इज फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स। अब आपकी बुक के अंदर एक बात लिखी हुई है कि यहां पर आप ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को भी हीट करते हैं या हीट कर सकते हैं या थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर साइड हो, और उन्हें भी कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर साइड हो। मतलब किसी भी प्रकार के ऑक्साइड को आप लोग हीट करके निकाल सकते हो। हमने प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट नाम के चैप्टर के अंदर यह बात पढ़ी थी कि कोई भी मेटल ऑक्साइड हो आप उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हो, आप उसका रिडक्शन कर सकते हो, लेकिन वो मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ ज्यादा ही ऊपर हैं उनमें से आप डायरेक्ट थर्मल डीकंपोजिशन से ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, यानी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन नहीं कर सकते। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि आप लोगों को मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, और उतना हाई टेम्परेचर हम हमारे अर्थ पर दे नहीं सकते। इसलिए फिर हम लोग एलिंगम डायग्राम का और थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी का इस्तेमाल करके एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट डालते थे, जो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन को निकाल के खुद से जोड़ लेता था। लेकिन यहां हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको याद दिला दूं कि अगर मान लीजिए आपके पास में जिंक ऑक्साइड है और अगर आप जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे तो आपको जिंक प्लस ऑक्सीजन जरूर मिलेगा, लेकिन यहां जो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, दिस टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई, और इतना हाई टेम्परेचर अपने बस की बात नहीं है। हम तो स्मॉल स्केल पर ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। इतने स्मॉल स्केल पर ऑक्सीजन निकालने के लिए अगर मैं इतना हाई टेम्परेचर दे दूंगा और मेरा घर ही बर्बाद कर लूंगा तो किस बात की ऐसी ऑक्सीजन, थू है ऐसी ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग एलिंगम डायग्राम का इस्तेमाल करके देखते थे कि थर्मोकेमिकल या थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल के हिसाब से वो एलिंगम डायग्राम में जैसे ये जिंक ऑक्साइड की लाइन जा रही है तो इसके ऊपर किसकी लाइन जा रही है, ऐसा हम लोग देखते थे। नीचे वाले को अपन रिड्यूस कर सकते थे, तो हमने कार्बन देखा तो जिंक अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर हो गया, तो यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, हमको तो ऑक्सीजन चाहिए। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ज्यादा हाइट पर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, यानी जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते, तो उनमें से हमें मेटल निकालना थोड़ा, उसमें से हमारे लिए ऑक्सीजन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन मेटल्स में से जिंक, आयरन, इनमें से आपका ऑक्सीजन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए हम लोग यहां पर वही मेटल का इस्तेमाल करेंगे दैट आर प्रेजेंट एट द लोअर साइड, that are present at the lower side of electrochemical series, lower side of the electrochemical series, यानी जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर साइड जो मेटल प्रेजेंट हो आप उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको सिंपल हीटिंग से, मात्र हल्की फुल्की ईटिंग से, ईटिंग पागल हो गया हूं मैं, ईटिंग कर रहा हूं मैं, मेटल ऑक्साइड खाऊंगा मैं, फट जाऊंगा मैं। तो हीटिंग से, हीटिंग से आप मेटल ऑक्साइड निकाल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं।
हम लोग सब जानते हैं दैट हमारा मरकरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे आता है, लगभग 250 से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर आप मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करोगे तो मरकुरी अलग हो जाएगा, मरकुरी, और ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। वाह 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 वाह। देन अगर आपके पास में सिल्वर ऑक्साइड है तो हम लोग सब जानते हैं कि जो आपका सिल्वर है वैसे ही वो नॉन रिएक्टिव मेटल है, इसकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप वैसे भी कम हो जाती है। तो लगभग 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर आप दोनों को, इनफैक्ट आप दोनों के लिए एक रेंज याद कर लीजिए कि इन दोनों को आपको 250 से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करना है दोनों को। तो यहां पर आपको सिल्वर अलग मिल जाएगा और आपको ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा। उसके अलावा थोड़ा सा अगर अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर चले तो मिडिल रेंज में, बिल्कुल ऊपर नहीं, मिडिल रेंज में आपको लेड भी मिलता है। तो लेड भी बहुत अच्छा है, आप लोग लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास में पीबीओ है तो 2 मोल्स ऑफ पीबीओ को आप तो बस हल्का सा हीट कर दो तो आपका लेड अलग हो जाएगा एंड त्वड्डा ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास में PB3O4 है, PB3O4 है, तो आप अगर आप इसे हीट करेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा 6 मोल्स ऑफ पीबीओ, क्योंकि 6 मोल्स है, और 6 4 2 8 ऑक्सीजन में से 6 यहां चलेगा तो O2 आपको यहां मिल जाएगा। फिर इस 6 पीबीओ को आप फिर हीट कर दीजिए, आपको यहां पर 6 पीबी बाहर हो जाएगा और आपको यहां पर 3 ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो आप यहां पर बड़े आराम से इस कंपाउंड का इस्तेमाल करके भी ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास में ऐसी मेथड्स हो गई जिससे कि आप लोग ऑक्सीजन निकाल सकते हैं फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। तो अभी हम लोगों ने यहां पर 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी, एक मेटल ऑक्साइड से, एक लेबोरेटरी लेवल पर क्लोरेट, नाइट्रेट और परमैग्नेट से। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन थर्ड चलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इंडस्ट्रियल लेवल पर, मतलब बड़े लेवल पर कैसे करते हैं। पहले जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, आलू ले लो। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? शूटिंग अच्छा है मजनू, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस कुछ अच्छे पढ़ने वालों की कमी, वो भी पूरी हो जाएगी। चलो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, बच्चों ने नोट कर लिया, आगे बढ़े। तो अब हम लोग हमारी अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, और वी कैन से एनी टाइप ऑफ पेरोक्साइड से होती है। पेरोक्साइड्स की एक खासियत है कि आपके जो पेरोक्साइड्स होते हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। जो आपके पेरोक्साइड्स होते हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। कैसे देखते हैं, देखो अगर मान लीजिए आपके पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, तो H2O2 पर अगर सिर्फ सनलाइट भी पड़ जाए तो ये वाटर फॉर्म में टूट जाता है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि यहां पर एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर स्टेबल वाटर बनाता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है यहां पर। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो पेरोक्साइड लिंकेज है 2 ऑक्सीजन के बीच का, ये इजीली ब्रेक हो जाता है। और इस वजह से क्या होगा, अगर हल्की सी सनलाइट भी पड़ी तो वाटर अलग हो जाएगा एंड आपका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास में सोडियम पेरोक्साइड है तो आप सोडियम पेरोक्साइड को भी हीट करके Na2O अलग कर सकते हैं और यहां पर आपको ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। उसके अलावा अगर आप देखें तो कमर्शियल लेवल पर अपने पास में 2 प्रोसेस होती है। एक तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। कमर्शियल लेवल पर हम लोग एक प्रोसेस कौन सी करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है सर इलेक्ट्रोलिसिस? भाई ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। क्या किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यहां पर आप एक कैथोड लेते हो, एक एनोड लेते हो, इन्हें वायर से कनेक्ट करते हो। इस पर पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
इसे आप एक चेंबर के अंदर डिप कर देते हैं और इस चेंबर के अंदर पूरी तरीके से आपको क्या भर देना है, पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी, क्योंकि अपने को क्या है, अपने को खाली पानी निकालना है। बस है हुक्म का इक्का, बस है लाखों का सिक्का, बस बीच में ना बोल, हर जगह पे लिखा बस। ठीक है, अब आपने से इसमें करंट पास किया तो करंट ड्यू टू वेरी हाई वोल्टेज, ड्यू टू हाई वोल्टेज decomposition, due to high voltage decomposition of water takes place। मतलब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि वाटर को अगर आपको ब्रेक करना है, इफ यू हैव टू ब्रेक द वाटर इन H2NO2, अगर आपको यहां पर वाटर को ब्रेक करना है तो आपको यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस जैसी खतरनाक प्रोसेस ही करनी पड़ेगी, यानी जिसमें हाई वोल्टेज का इस्तेमाल हो। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे दैट बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। और आप सिंपल हीटिंग से, सिंपल अगर आप पानी को उबालोगे 100 डिग्री पर, तो 100 डिग्री अचीव करने पर आप पानी के अंदर का बॉन्ड तोड़कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री पर पानी उबल जाएगा लेकिन डीकंपोज नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब वाटर को समझ ही नहीं आए और इतना ज्यादा हाई वोल्टेज दे दो कि वाटर की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी अचीव हो जाए और वाटर इवेपोरेट करने से पहले पहले ही टूट जाए। अब हम लोग सब जानते हैं कि जब ऑक्सीजन की बात करी जाए तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एनोड की तरफ से निकलता है। एनोड कौन है? ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। क्यों? वाई? क्योंकि इसकी तरफ कौन आएगा, ओ नेगेटिव इसकी तरफ आएगा, और ये नेगेटिवली चार्ज है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कैथोड। क्यों? क्योंकि कैटायंस इसकी तरफ आएंगे। कैटायंस कौन? पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस, यानी H+ इसकी तरफ आएंगे। तो होगा क्या, एनोड पर कौन आया, O2 डाई नेगेटिव के आयंस आए, ये दोनों कंबाइन होकर ऑक्सीजन बन गए और इन्होंने यहां पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। फिर कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर कौन आया, H+, कितने, 4, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन लिए, चारों H+ ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, चारों H बन गए, दो H कंबाइन होकर H2 गैस बन के यहां से बाहर उड़ गए। तो यहां पर आपको कैथोड के पास से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी और एनोड के पास से आपको ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी। तो गाइज ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है जो आप लोग कमर्शियल लेवल पर करोगे। ठीक है, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, दर्द पाँच क्यों नहीं। देखो आसमां है गीला नहीं, आसमां है नीला क्यों भाई, क्योंकि एयर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इस वजह से जो सनलाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन पे पड़ती है उसके रिफ्लेक्शन से हमें नीला कलर दिखता है। दूसरा हमारे अर्थ पर पानी भी है तो वो भी एक रीजन है आसमान नीला क्यों है। पानी गीला गीला क्यों, सरफेस टेंशन। तो जो फरहान अख्तर गाना गाता है कि आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, एक लपड़ दो और उसको बोलो साले हमसे मगज मारी, हमसे तेज चल रहे हो साले तुम्हारी। हो गया बच्चों, चलिए लास्ट बात कर लेते हैं, 5वीं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अपन ने नाइट्रोजन में भी यूज करी थी। एयर में से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से ऑक्सीजन को अलग कर लो। याद कीजिए हम लोगों ने करा था, हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑक्सीजन से थोड़ा कम है, इसलिए वो पहले ही लिक्विफाई होकर बाहर आ जाएगा। मतलब हमने क्या करा,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा। तो हमारा जो सेकेंड मेथड है कमर्शियल मेथड की, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये जो फालतू की गैसेस हैं ये सब हटा दी जाएगी। वाटर वेपर वगैरह ये सब हटा दिए जाएंगे। कैसे? वाटर वेपर को हटाने के लिए हम लोग चारकोल का इस्तेमाल कर लेंगे, सिलिका जेल का इस्तेमाल कर लेंगे, वाटर वेपर हट जाएंगे। CO2 हटाने के लिए भी हम लोग किसी अच्छे एड्सॉर्बेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, बाहर हो जाएगा। अब आपके पास एयर में बची नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, आप उसका फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कीजिए। हम लोग सब जानते हैं कि ऑक्सीजन से कम, ऑक्सीजन के मुकाबले नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो जब आप उसको हल्का हल्का हीट करोगे तो ऑक्सीजन के पहले नाइट्रोजन बॉइल हो जाएगा और वेपर बन के सेपरेट हो जाएगा। अब आपके चेंबर में सिर्फ क्या रह जाएगी? ऑक्सीजन। निकल गई तुम्हारी ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या करेंगे? बाय रिमूविंग CO2, water vapors etc. from air, we fractionally distill N2 and O2, क्योंकि एटमॉस्फेरिक गैसेस में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इन्हीं का होता है। इसका 78, इसका 21। एज नाइट्रोजन हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, इट इवेपोरेट्स एंड ऑक्सीजन इज लेफ्ट। ऑक्सीजन बच जाएगा, उसको कलेक्ट कर लो, जाओ घर नाचो गाओ ऐश करो और क्या। तो गाइस ये हो गई तुम्हारी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इससे ज्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोई तुमसे पूछ नहीं सकता, तुम किसी को बता नहीं सकते, 2 और 2 5 नहीं हो सकते। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। हैव द स्क्रीनशॉट गाइस। हो गया। चल हेलो चेक 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4। चलिए अब गाइस फटाफट से डाइऑक्सीजन की लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ योर O2। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। साले ऑक्सीजन तेरे प्रॉपर्टी पढ़ता है। पहली और सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी जो आपको याद करने में बहुत तकलीफ होगी कि ये एक कलरलेस गैस है। अच्छा है। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको याद करने में बहुत तकलीफ हो सकती है कि ये ऑर्डरलेस है। ओ माय गॉड, कलरलेस और ऑर्डरलेस मतलब ऑक्सीजन कभी दिखती नहीं, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं है, ऑक्सीजन की कोई खुशबू या कोई बदबू नहीं है। अरे वाह, हमको तो मालूम ही नहीं था। आज साले चापड़ा गंजो। तीसरी और सबसे खास बात जो आपको पूछी जा सकती है, दैट हाउ यू विल जस्टिफाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। क्या लगता है आपको कि ऑक्सीजन की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये बोलेंगे सर ऑक्सीजन की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पानी के अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। पानी के अंदर हम लोग सब जानते हैं वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है H2O, यानी वाटर तो ऑक्सीजन से बना है। तो नहीं 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 नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि मान लो ये तुम्हारा पानी है और पानी के ये मॉलिक्यूल है H2O 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 H2O, जो गोले गोले बना रहा हूं, ये गोले गोले क्या है? ये गोले गोले क्या है? ये गोले गोले ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो हवा में जो ऑक्सीजन उड़ रही है, हवा में जो ऑक्सीजन गैस उड़ रही है, वो पानी के कांटेक्ट में आकर उसका डिफ्यूजन हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। पानी में ऑक्सीजन की कमी है, तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करके पानी के इन वॉइड्स के अंदर, इन गैप के अंदर जाकर बैठ जाएगी। इसे बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। डिसॉल्व हो गई ऑक्सीजन। तो हम इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं जो डिसॉल्व हुई है, जो पानी की सरफेस के कांटेक्ट में आकर उसके अंदर घुल गई।
O2 की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट O2, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट H2O। H2O तो ये रहे, इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी घुली हुई है। तो गाइस बहुत सारे लोग ये बोलेंगे हाँ तो सर ठीक है ना, इतना क्या प्रवचन दे रहे हो, हमको मालूम है, लेकिन पानी के अंदर मछली जल की रानी है, वो रहती है और जीवन ही उसका पानी है, तो फिर तो ऑक्सीजन होगी उसके लिए। तो आपका जवाब है गलत 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 गलत। तो हम लोग यहां पर स्टार बना के सारे बच्चे एक पॉइंट लिखेंगे दैट देयर इज अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी, देयर इज अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, यानी वाटर के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत लो होती है। मतलब अगर आपके पास में इफ 1000 ml वाटर इज प्रेजेंट, या ऐसा लिख सकते हैं दैट इज 1000 ml वाटर कंटेन्स ओनली 3.08 ml ऑक्सीजन, यानी अगर तुम्हारे पास में 100 ml पानी है, अगर आपके पास में 100 ml पानी है तो 100 ml पानी के अंदर सिर्फ 3.08 ml ऑक्सीजन ही पाया जाता है, बहुत कम है ये। रीजन क्या है, तो गाइस इसका रीजन आप लोग लिखेंगे, रीजन इज दैट O2 इज अ नॉन पोलर गैस, एक नॉन पोलर गैस है ना, ये इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, एंड वाटर इज पोलर, वाटर क्या होता है, पोलर। तो हम लोग एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पढ़ के आए हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक का, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी अगर ऑक्सीजन गैस नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर कंपाउंड में जाए, वाटर अगर पोलर है तो अगर ऑक्सीजन भी पोलर होती तो मजा आता, लेकिन ऑक्सीजन पोलर नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इस प्रकार का मॉलिक्यूल है और इन दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा, ना इस पर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इक्वली और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज सेपरेशन दोनों के अंदर नहीं है, इसलिए ये बहुत पुअरली डिसॉल्व है। तो एक और सबसे बड़ा सवाल आता है फिर सर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, तो एक बात आप ध्यान रखना दैट इज सफिशिएंट, मतलब आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए सफिशिएंट है, दैट इज सफिशिएंट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है जितनी आपको लगती है। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने आप को अडेप्ट ऐसा कर लिया है पानी के अंदर कि कम ऑक्सीजन में भी हम रह लेंगे पर हल्की हल्की ऑक्सीजन चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, क्या इतना पॉइंट क्लियर है, जरा इतना नोट कर लो ताकि इसको रब करके अपन आगे बढ़ सके अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है गाइस, चलिए एक काम करता हूं, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज यही लिख लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी गाइस, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 55 केल्विन्स एंड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड 90 केल्विन्स। ठीक है, ये पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखोगे भैया बहुत ही लो है, लव ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इसके 3 आइसोटोप्स अवेलेबल है मार्केट में। आप दुकानदार को बोलिएगा भैया हमको ऑक्सीजन का आइसोटोप चाहिए, बोलेगा कौन सा वाला दिखाऊं, तो आप बोलना थोड़ा महंगा वाला दिखाओ, तो वो आपको दिखाएगा O18 जिसका एटॉमिक नंबर 8 है लेकिन मास 18। आप बोलोगे भाई थोड़ा सस्ता वाला, तो बोलेगा जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। आप बोलोगे नहीं बजट वाला, तो बोलेगा O16 जो अपन लोग हमेशा यूज करते हैं। समझ में आ गई बात, गरीबों की ऑक्सीजन इज O जिसका मास 16 हो, तो दिस इज 99% अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर। ये दोनों बहुत रेयर होते हैं, लास्ट वाला तो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, चलिए इतना डिस्कस करने के बाद अब मैं आप लोगों के साथ एक 6th पॉइंट डिस्कस करूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी प्लेसेस पर पूछा जाता है। वैसे तो टेक्निकली क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इस पॉइंट को, दैट O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 का नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर है। अब यार पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस दैट आर easily altered or affected by magnetic field and they can also behave as magnet। तो ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है दैट इट कैन बिहेव एज अ मैग्नेट, ऐसा बोल सकते हैं, और इट कैन इजीली
be affected by, it can be easily affected by magnets. क्या कंडीशन होती है सर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की? हमेशा ध्यान रखना, दो substances that have unpaired electrons in valence shell, जिनके वैलेंस शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं. बट सर जब हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये अगर मैंने ऑक्सीजन बनाया तो हम लोग सब जानते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए इस ऑक्सीजन के, ये 6 बना दिए इस ऑक्सीजन के और इनकी पेयरिंग कर दी. तो अब यहां पर तो मुझे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है. इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन है, सारे पेयर्ड है. ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड पेयर. और ये ऑक्सीजन के भी ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड पेयर. तो देखा जाए तो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक. बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज एज पर मोटी, व्हाट मोटी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इट हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इट हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. चलिए मैं आपको इसका मोटी डायग्राम बनाकर बताता हूं. हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं. वी ऑल नो दिस. यहां पर मैं वैलेंस शेल बना रहा हूं सिर्फ 2s, 1s नहीं बना रहा हूं मैं. ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीजन. भाई ये 2 ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, दोनों के अलग अलग बनेंगे. ये इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s, ये इसका बॉन्डिंग सिग्मा 2s. 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन. अफबाउ, हुंस एंड पॉली के हिसाब से पहले जिसकी एनर्जी कम हो उसमें आधा इलेक्ट्रॉन भरो, फिर उसे फुल्ली फिल्ड करो, फिर हायर एनर्जी वाले पर जाओ. तो 2 भर गए, 2 और बचे, 2 यहां भर दिए, खत्म. अब चलते हैं 2p की तरफ. 2px, 2py, 2pz. ये इसका 2p और ये इसका 2p. पहले 2p, फिर में पिएगा. तो एक्चुअली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर आप लोग यहां पर देखेंगे कि पहले आता है सिग्मा 2pz विच इज कंसिडर्ड एज क्लोजर टू न्यूक्लियस. उसके बाद सिग्मा 2px, देन सिग्मा 2py, देन इसके ऊपर आता है सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल टू सिग्मा, नहीं यार पाई 2px, पाई 2p क्योंकि पाई बॉन्ड बनाते हैं ये. देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सबसे ऊपर आता है आपके पास में सिग्मा स्टार 2pz. तो ये इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया. इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो. 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. चलिए भरना शुरू करते हैं. 1 2 फिर 3 फिर 4. हुंस के हिसाब से भर रहा हूं. देखो मैं दोनों की एनर्जी सेम थी इसलिए पहले दोनों को हाफ फिल्ड करा, फिर दोनों को फुल्ली फिल्ड करा. 6 हो गए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 6 भर गए. ये 7 और ये 8. तो आप यहां पर देख सकते हैं इसके पास में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. एंड बिकॉज ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. मेरे प्यारे बच्चों ये इसका आंसर है. तो अगर आपसे कोई बोलता है दैट ऑक्सीजन डज नॉट लुक्स टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, तो आप बोलोगे तेरी ऐसी की तैसी खामोश, असली स्ट्रक्चर यह है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से वो पैरामैग्नेटिक है और वो रियलिटी में भी शो करता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. भाई मेरे मन से थोड़ी बोल रहा हूं. मन से बोलना होता तो कुछ भी बोल देता मैं इसको बोल देता ये डोनाल्ड ट्रंप है. ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक भी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप है. पर मेरी मन से थोड़ी हो रहा है. तो भाई दिख रहा है इसलिए कर रहा है काम. समझे कि नहीं समझे? ए बिडू समझे लाए कि नहीं समझे लाए? थकेले फटाफट नोट कर. चलिए तो टिकटॉक वाला पॉइंट क्लियर हो गया. चलिए आगे बढ़े. सुपर. नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट.
ऑक्सीजन बिना किसी परेशानी के डायरेक्टली लगभग सारे मेटल्स और सारे नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो 7th पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, दैट ऑक्सीजन रिएक्ट्स डायरेक्टली विथ ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। लेकिन बस एक बात ध्यान रखेंगे, एक्सेप्ट रिएक्टिविटी सीरीज के वो 3 नमूने जो नॉन रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं या लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, दैट इज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। दीज आर द 3 metals which do not react directly with oxygen। इसीलिए जो लोग सोने की अंगूठी पहनते हैं उस पर कोरोजन नहीं होता, चांदी के ऊपर कोरोजन बहुत स्लोली होता है पर हो जाता है, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम पर तो ना के बराबर होता है। एंड आपकी सारी की सारी नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये लोग बिल्कुल भी रिएक्टिविटी शो नहीं करते। क्या ये बात समझ में आया क्या? छोटे मगज में आया क्या? चलो 8th पॉइंट, even oxygen is very reactive, even O2 is very reactive and initial heating is required for starting a chemical reaction। मतलब अगर आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई केमिकल रिएक्शन करनी है, मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं ऑक्सीजन को किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराऊं, तो आप वैसे तो जानते हो कि ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी इनिशियली हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इनिशियली हीटिंग क्यों प्रोवाइड करनी पड़ेगी? बिकॉज ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, बिकॉज O2 हैव हाई bond dissociation enthalpy that is approximately 482, या अपन इसको एक काम करते हैं, approximately 492 किलो जूल्स पर मोल, ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है। मतलब अगर आपको इसका बॉन्ड तोड़ना है O2 का, तो लगभग इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जब तक O2 का बॉन्ड टूटेगा नहीं, वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा कैसे? रिएक्शन तो तब होगी ना जब ये दोनों ऑक्सीजन टूट के अलग अलग हो जाएं। तो इसके लिए आपको शुरुआत में थोड़ी सी हीट दे दो ताकि ये बॉन्ड टूट जाए और ये रिएक्शन शुरू कर दे। और जब ये रिएक्शन शुरू करेगा तब फिर ये, क्योंकि ऑक्सीजन की रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, फिर ये खुद ही हीट जनरेट कर लेगा अगले कंपाउंड को तोड़ने के लिए। समझ में आई बात? समझे? मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल बहुत इजी तरीके से समझते हैं। आपके पास में जिंक सल्फाइड है और आपने जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, तो क्या होगा? सबसे पहले ये O2 के बीच का बॉन्ड टूटेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने हीटिंग प्रोवाइड करी। अब जैसे ये बॉन्ड टूटा, ये ऑक्सीजन दौड़ के जिंक की तरफ जाएगा और क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड। और एक ऑक्सीजन सल्फर की तरफ जाकर क्या बना लेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा। मैं यहां लगा देता हूं 2, यहां लगा देता हूं 2, तो 2 यहां लगा लेता हूं 2, 2 2 4 और 2 6, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन क्या होगा? जैसे ही ऑक्सीजन टूटा तो एक ऑक्सीजन जिंक के साथ कंपाउंड बनाएगा, एक ऑक्सीजन सल्फर के साथ कंपाउंड बनाएगा। और जब ये कंपाउंड बनेगा, ये कैसा कंपाउंड बनेगा? ये कंपाउंड बनेगा एक्सोथर्मिक। मतलब एक्सोथर्मिक मतलब क्या? जो हीट इवॉल्व करेगा। मतलब अब जैसे जैसे जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन चालू होगा, एनवायरनमेंट में हाई गर्मी बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब बनेंगे तो ये जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी इनके अंदर मौजूद है सब बाहर रिलीज कर देंगे, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो अब आप लोगों को इनिशियल हीटिंग के बाद ऑक्सीजन को लगातार हीट नहीं करना है। क्यों?
क्योंकि पहली बार हीट करने पर O2 टूट गया और इनके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लिया। लेकिन जब ये कंपाउंड बने तो इनने भी हीट छोड़ी, इनने भी एनर्जी रिलीज करी, और ये जो एनर्जी निकली इसने बाद में आने वाले ऑक्सीजन को डायरेक्टली तोड़ दिया। फिर इसने क्या करा, डायरेक्टली जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। अब यहां पर आपको हीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यहां से हीट निकली यही ऑक्सीजन के लिए काफी है। तो बस इतना ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, हमेशा हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, बहुत रेयर केसेस में एंडोथर्मिक होती है। तो बस अगर आपने इनिशियली हीट करके ऑक्सीजन की रिएक्शन चालू कर दी फिर वो अपने आप चलती रहेगी। तो हम लोग 9th पॉइंट लिखेंगे, दैट ऑक्सीजन ऑलवेज undergoes exothermic reactions, that is only initial heating is required. After that heat released from product is consumed to carry the reaction, रिएक्शन कैरी करने के लिए फिर आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, डायरेक्टली ही आपका काम हो जाएगा। बोलो तारारारा, ठीक है? क्या इसके अंदर कोई परेशानी प्यारे बच्चों, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? देख लीजिए इसको ध्यान से, फिर अपन अब इसको रब करके देख लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के साथ किस प्रकार की रिएक्शन करता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए तो मैं ये वाला पॉइंट रब करके और ये वाला पॉइंट रब करके पहले नाम लिख लेता हूं कि किस किस के साथ हम लोगों को रिएक्शन दी हुई है, जो हमारे लिए भी करना जरूरी है। तो यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, जिंक सल्फाइड और मीथेन। मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूं कि क्या इसके अलावा और कोई छूट रहा है। तो कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, फॉस्फोरस है और कार्बन है। फॉस्फोरस P4 फॉर्म में होता है। अब आपको यहां पर देखना है कि इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी कैसे शो होगी। तो देख लो, सबके साथ में O2 जोड़ दो, O2 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 O2, ये तो डायरेक्टली CO2 बना लेगा। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ CaO बनाता है, तो यहां पर ऐसे बैलेंस कर दिया। एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन अपन बचपन से जानते हैं Al2O3 बनाता है, तो Al2O3 बनाने के लिए यहां लगा दिया 2, यहां लगा दिया 4, 3 2 6, यहां लगा दिया 3, बैलेंस। P4O2 हमेशा P4O10 बनाता है, समझ गया ना, पहले भी हमने बनाया था। तो P4 तो बैलेंस्ड है, 10 ऑक्सीजन है तो 5 यहां लगा दिया, वेरी गुड, शाबाश। यहां पर जिंक ऑक्साइड अभी कुछ देर पहले समझाया था, और सल्फर बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यहां जोड़ दो 2, यहां जोड़ दो 2, यहां जोड़ दो 2, यहां जोड़ दो 3, बैलेंस्ड। कार्ब मीथेन ऑक्सीजन के साथ CO2 एंड H2O बनाएगा, तो तुम्हारे पास में यहां पर ऐसे बैलेंस कर दो, तो 2 + 2, तो ये तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस हो गई और ये बैलेंस है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर देखने को मिला कि वेरियस कंपाउंड्स, ये नॉन मेटल है, ये एक नॉन मेटेलिक कंपाउंड है, ये एक नॉन मेटल है, इनके साथ भी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। वहीं एल्यूमिनियम, कैल्शियम और जिंक जैसे मेटल के साथ भी आपका ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है बिना किसी परेशानी के। देख लीजिए आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? अब हम लोगों को यहां पर दो और चीज डिस्कस करनी है। यहां पर आप लोगों को एक केमिकल रिएक्शन और दी जा सकती है, एक आपकी SO2 के साथ और एक आपकी HCl के साथ। तो प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं
जिनके साथ में आपका ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, यू नीड सम कैटलिस्ट। तो ये जो दोनों हैं, तो आप यहां पर स्टार बना के एक पॉइंट लिखेंगे दैट सम रिएक्शंस टेक्स प्लेस in presence of catalyst। किसकी रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं? ऑक्सीजन की। in presence of catalyst with some compounds, we are talking about some compound, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर आप लोग सब जानते हैं कि यहां पर अगर मैं 2 ले लूं तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ SO3 बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहां +4, यानी हम लोग सब जानते हैं सल्फर जल्दी से यहां पर रिएक्ट करके SO3 बना लेगा। लेकिन यहां पर आप लोगों को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड नाम का कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेगा वाटर। तो यहां पर मैंने ले लिया 2, तो यहां पर मुझे करना पड़ेगा 4 मोल्स ऑफ HCl। ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। क्लोरीन, यहां पर 2 मोल्स ऑफ Cl2 गैस आपको बाहर निकलती हुई दिखेगी। तो अगर ऑक्सीजन को आपको रिएक्ट कराना है तो यहां पर आपको कॉपर क्लोराइड नाम का कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर कई जगह पर आप लोगों को एज अ कैटलिस्ट वेनेडियम ऑक्साइड या कॉपर क्लोराइड जैसे अलग अलग कैटलिस्ट लेने पड़ेंगे ताकि आपकी यहां पर रिएक्शन हो सके और आप लोगों को यहां पर आपका फाइनल कंपाउंड मिल सके। हमने अमोनिया में भी देखा था, अमोनिया के अंदर भी आप लोगों ने वहां पर रोडियम या पैलेडियम गॉज आपने लिया था इन अपना ओसवाल्ड प्रोसेस। तो अमोनिया कन्वर्ट हो गया था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए वो जो स्टेप थी वहां पर भी आपने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया था। तो ऑक्सीजन लगभग हर जगह रिएक्टिव है, या तो डायरेक्टली या तो विद कैटलिस्ट। ये सिखाने का मेरा मकसद है। और ये जो कुछ नमूने हैं इनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी सबके साथ रिएक्शन करेगा। इज दैट क्लियर टू यू बडीज? पक्की बात? देख लो इसको जरा एक बार ध्यान से अच्छे तरीके से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, नोट कर लीजिए फटाफट। आप बोले तो मैं आपको वाली रिएक्शन भी लिखवा देता हूं जो हमने उधर ओसवाल्ड प्रोसेस में लिखी थी। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर अमोनिया को जब आप लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो इन प्लेटिनम और रोडियम गॉज, तो ये आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाकर देता है और वाटर बनाकर देता है ना। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये एक बार वहां से आप चेक कर लेना। ये ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर देखी थी। तो ये भी अमोनिया की रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो या तो कैटलिस्ट या विदाउट कैटलिस्ट ये काम करेगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। यहां पर आपका ऑक्सीजन खत्म होता है, यहां पर हमारा ऑक्सीजन वाला पार्ट खत्म होता है। देन हम लोग अब इसके ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, बट दैट इन अ सेपरेट वीडियो। लेकिन उसके पहले मैं आपको इससे कुछ यूजेस करा देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में यूजेस का भी इंपॉर्टेंस है। तो पहले जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। चलो डन गाइस। चलिए कुछ हल्के फुल्के यूजेस मैं लिखवा देता हूं। चलो अपन कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं। भाई पहला यूज तो हम लोग सब बचपन से जानते हैं, मेरे ख्याल से पैदा होते ही बता दिया होगा आपको घर वालों ने आपके कि भैया ऑक्सीजन का बहुत खतरनाक यूज है। क्या बात कर रहे हो सर, हमको तो किसी ने नहीं बताया। अबे तुम सीख के आए हो। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं यानी हमारे द्वारा खाया जाने वाला जो खाना है वो हमारे बॉडी में जाकर, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाकर टूटते हैं और स्टमक के बाद इंटेस्टाइन्स के अंदर फाइनली ग्लूकोज के अंदर टूट जाते हैं। C6H12O6 बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। फिर वो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू हर सेल में पहुंचता है बॉडी के, और वो सेल में हम लोग जो सांस अंदर ब्रीदिंग से खींचते हैं, तो जो आप लोग सांस अंदर खींचते हैं उसको बुलाता है ब्रीदिंग। ब्रीद लेना, सांस लेना। तो ये जो ब्रीदिंग आप कर रहे हो ये इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर गया लंग्स में, लंग्स में से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड इस ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। हर सेल में ऑक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोज है। ऑक्सीजन ग्लूकोज को करता है ऑक्सीडाइज और क्या करता है? रेस्पिरेशन। यानी आपका जो C6H12O6 है इसे आपका ऑक्सीजन ब्रेक करता है 6 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 12 मोल्स ऑफ H2O के अंदर। समझ में आ रही है बात?
अब यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 12 24, 24 में से 6 तो इधर है, तो कितने बचे? 12 12 24, 24 में से 6 इधर है, तो क्या होगा? 24 में से 6 का तो कितने? 18, 18 ने 9, ऐसा कुछ इसकी बैलेंसिंग होती है। 18 और 6 24, प्लस आपको कुछ अमाउंट में क्या मिलेगी? एनर्जी। तो यही एनर्जी के लिए तो आप खाना खाते हो, ये CO2 आप वापस ब्रीदिंग से बाहर फेंक देते हो, तो ये रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस के अंदर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम लोग सब जानते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इनका हॉस्पिटल्स में कितना ज्यादा यूज होता है। वो पेशेंट जैसा भी आपने सुना होगा ना, जिनको कोरोना की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस नहीं आती, उनको वेंटिलेटर लगाते हैं, तो उनकी नाक से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन भेजते ताकि उनके ऑर्गन्स काम करते रहे। तो ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपका ब्रेन, कोई भी ऑक्सीजन के बिना फंक्शन नहीं कर सकता। फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर, वो जो माउंटेनियर्स जो हाइट पर जाते हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है, जिनकी वजह से उनकी बॉडी में उनको क्या होने लग जाता है? एल्टीट्यूड सिकनेस, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं जिसके साथ में नाइट्रोजन और हीलियम उसके अंदर फिक्स होता है, तो ये भी वहां पे काम में आता है, ये भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। और चौथा, एक हाइड्राजीन नाम का फ्यूल होता है। हाइड्राजीन व्हेन बर्न्स विथ ऑक्सीजन, व्हेन बर्न्स विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस tremendous heat, therefore used in rockets। कहां यूज किया जाता है? रॉकेट्स में इसका इस्तेमाल किया था। पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में, तो पॉकेट में रॉकेट के लिए इसका इस्तेमाल किया था। मतलब क्या करते हैं? रॉकेट के अंदर हाइड्राजीन नाम का फ्यूल भर देते हैं और उसको जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो इतनी ज्यादा हीट रिलीज करता है कि रॉकेट सटाक से अर्थ के बाहर चला जाता है। तो गाइज ये थे इससे कुछ यूजेस। वीडियो की लेंथ बढ़िया लंबी हो गई, मेरे को लग रहा है आधे घंटे से ज्यादा की हो गई। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको ऑक्साइड्स नहीं पढ़ाऊंगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लूंगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद बच्चा बोर हो जाता है। फिर वो ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन इस साल जेई नीट में डी ब्लॉक एलिमेंट में बनते हैं, इसलिए उसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। आज की क्लास ऑक्सीजन पे खत्म करते हैं, ऑक्सीजन पे शुरू, ऑक्सीजन पे खत्म। तो चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस।